हमारे जो सीजीआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब युवा जो है क्या है, कॉकरोच। और युवाओं ने क्या बना ली? कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। क्या बना दी? तुम्हारे पास है बीजेपी, तो हमारे पास है। इसी को जब हम सुन रहे थे वैभव सूर्य उन सब करे बहुत तगड़ा खेल रहा है, मारता है, भयंकर मारता है, 15 साल का बच्चा कैसे मार सकता है, ये सब है। आज सब तरफ कॉकरोच शब्द की चर्चा है, किंतु इसके हमारे राजनीतिक शब्दकोश का हिस्सा बनने से बहुत पहले मैं इस शब्द का उपयोग करता आ रहा हूं। ईश्वर ना करे, लेकिन कल किसी परमाणु विस्फोट में दुनिया नष्ट हो जाए, तब भी केवल कॉकरोच ही जीवित बचेंगे। जब सब मर जाएंगे तब केवल जिंदा कौन बचेंगे? कॉकरोच जिंदा बचेंगे। एक ग्रेट सर्वाइवर से राजनीतिक प्रतिरोध के प्रतीक तक कॉकरोच ने एक लंबी यात्रा तय की है। कि पहले कॉकरोच इसलिए जाना जाता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो सर्वाइव कर जाएगा, और आज कॉकरोच के लिए वो एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया है कि भाई पॉलिटिक्स से एक पार्टी बन रही है, उसका नाम क्या रख दिया है? कॉकरोच। तो कॉकरोच की लंबी यात्रा है। अपने पढ़ते हैं उसने आरएस की तैयारी करने से लेकर आरएस बनने तक एक लंबी यात्रा की, कॉकरोच ने एक लंबी यात्रा तय कर ली। कभी कॉकरोच इसलिए जाना जाता था कि सब मर जाएंगे तब भी कौन जिंदा रहेगा। आज हम कॉकरोच को किस लिए जानते हैं? राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया हो। क्या बन गया बताओ? सिंबल ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। कि पार्टियों का, सरकारों का रेजिस्टेंस करना है। हमारे जो सीजीआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब युवा जो है क्या है, कॉकरोच। और युवाओं ने क्या बना ली? कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। क्या बना दी? तुम्हारे पास है बीजेपी, तो हमारे पास है। कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का उदय उस व्यवस्था के प्रति बढ़ते जनाक्रोश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सब देखो, जनाक्रोश। क्या शब्द है? जनाक्रोश। जन प्लस आक्रोश। जन मतलब लोग, आक्रोश मतलब गुस्सा। आक्रोश पार्टी का बनना लोगों के गुस्से को दिखाता है कि लोगों में सिस्टम के प्रति क्या है? गुस्सा। जो इतनी कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का उदय उस व्यवस्था के प्रति बढ़ते जनाक्रोश को दर्शाता है जो इतनी खंडित हो चुकी है कि प्रदर्शनकारियों को लोकतंत्र पर मंडराते खतरों की ओर संकेत करने के लिए एक कीड़े की छवि का सहारा लेना पड़ा है। एकदम खत्म होती जा रही है, इसलिए ये बताने के लिए वजह कितने खराब हो चुके हैं, हमें किसका सहारा लेना पड़ रहा है? कॉकरोच। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें नेतागण सम्राटों की तरह व्यवहार करने लगे और विपक्ष कोई विश्वसनीय चुनौती पेश नहीं कर पा रहा है। जिनकी सरकार है उन्होंने तो मान लिया कि हम क्या है, राजा, और जो सरकार में नहीं है वो भी कोई चैलेंज उनको कर पाते। भाई सरकार का काम होता है जनता के लिए काम करो, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन सरकार कैसी होगी? मान लो राजा की तरह। तो विपक्ष जो अपोजिशन में, जैसे कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो सरकार में नहीं है, उनका काम क्या है? सरकार को चैलेंज करना, ये गलत कर रहे हो सही करो, ये गलत कर रहे हो सही करो। लेकिन वो भी ऐसा कोई ढंगा काम करते, ऐसा इनका मानना है। इस सुनने में मतलब ये जो वैक्यूम आ गया कि दोनों ही अपना काम करते नहीं है, इसी सुनने में कॉकरोच रेंगता हुआ प्रवेश करने लगा है। जब वैक्यूम में कोई भी अपना काम करता, तब एक रेंगता हुआ आ रहा है। कौन? कॉकरोच। एक ऐसा प्राणी जिससे हमें घृणा करना और डरना सिखाया गया, जिसे या तो हम कहते हैं छी कॉकरोच, या लड़कियां डरती कॉकरोच, या तो हमें उसे घृणा करना सिखाया गया, क्या करना सिखाया गया? डरना। फिर भी जो हर प्रकार की विपत्ति के बीच जीवित रखने की क्षमता रखता है, लेकिन फिर भी वो हर कोई भी कंडीशन आ जाए लेकिन उसमें क्या रहेगा? जिंदा। यह तथ्य है, तथ्य मतलब फैक्ट। यह तथ्य है कि एक अपेक्षाकृत अनजान पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट द्वारा किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय में बैठकर शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक आंदोलन अचानक सत्ता गलियारों में बेचैनी पैदा कर दे, अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। अमेरिका में बैठा हुआ कोई लड़का जिसका राजनीति से कोई लेना देना, और उसने कह दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी, और पूरे देश की जुबान पर आ गई कॉकरोच जनता। बड़ी बात ना? कौन सोच सकता है कि कमरे में बैठा हुआ एक लड़का एक पार्टी बनाएगा और सब उसका नाम तो लेने लग जाएंगे कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी का। आखिर एक शक्तिशाली राष्ट्र को मुख्य न्यायाधीश की गैर जरूरी टिप्पणी से उपजे ऑनलाइन आंदोलन से चिंतित क्यों होना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कॉकरोच, उसे एक पार्टी बनेगी तो हम चिंता क्यों करें उसकी? भारत के बेरोजगार युवाओं का मानो उपहास करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अनजाने में तिखी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। बेरोजगारी है देश के अंदर, सीजीआई उनका एक प्रकार से कोई मजाक उड़ा गए। हालांकि सीजीआई ने ऐसा नहीं कहा था, सब युवाओं के लिए नहीं कहा था उन्होंने, फिर भी इनका कहना है कि भाई युवाओं का मजाक उड़ा दिया। जन्म दे दिया क्रोध, अलगाव और व्यंग्य से संचालित एक डिजिटल विद्रोह। विद्रोह तो हुआ है, लेकिन कैसा विद्रोह है? एक तो विद्रोह सड़कों पर उतर जाए, नहीं, 1 2 3 4 युवाओं की जय जयकार, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे।
हम केवल अपने कमरे में बैठ के फेसबुक पर लिख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच जनता पार्टी। तब से लाखों युवा भारतीय इसके इर्द गिर्द एकजुट हो चुके हैं। ये पूरी घटना को विशेष रूप से दिलचस्प बनाने वाली बात है कि सीजेपी वास्तव में कोई राजनीतिक पार्टी, उसका न कोई नेता है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई संगठन है। 1.5 अरब की आबादी और असाधारण विविधता वाले इस देश में केवल साइबर स्पेस में मौजूद एक आंदोलन को सिद्धांततः यथास्थिति के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। एक साइबर आंदोलन है, केवल इंटरनेट पर, इसके अलावा नीचे कोई भी आंदोलन नहीं है। फिर भी खतरा क्यों महसूस किया जा रहा है? इंटरनेट पे कुछ ही चल रहा है, उस पर क्यों हम चिंतित हो? सीजेपी पर विदेशी फंडिंग से संचालित होने का आरोप लगाया जा रहा है। अब आरोप है कि इस पार्टी को कहां से फंड मिल रहा है? विदेश से, कि भारत में क्रांति हो जाए। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में जेनजी कर गया, बांग्लादेश में जेनजी ने क्रांति कर दी, प्रधानमंत्री को वहां से भागना पड़ा। नेपाल में क्रांति हो गई, सरकार को वहां पे गिरना पड़ा। वैसे लगता है कि भाई भारत में भी ऐसे जेनजी को क्रांति कर दे और भारत की सरकार को भी हटा दे, और विदेश इसके लिए क्या कर रहा है? फंड। और उस जेनजी के लिए पार्टी कौन सी बना दी गई है? सीजेपी। लेकिन जेनजी ऐसे कोई क्रांति करेगा? जेनजी कोचिंग कर रहा है। जेनजी क्या कर रहा है? जेनजी लोड नहीं ले रहा है इस बात का, जेनजी कॉकरोच में हंस रहा है केवल। सीजे पर विदेशी फंडिंग से संचालित होने का आरोप लगाया जाता है। झूठा दावा किया जा रहा है कि उसके अनेक समर्थक पाकिस्तानी है। जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके हैंडलर जो है कौन है? पाकिस्तान। उसके सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक किया जा रहा है। कुछ लोगों ने उसे आम आदमी पार्टी का प्रॉक्सी सिद्ध करने की कोशिश की। प्रॉक्सी मतलब डुप्लीकेट, उसके जैसा। जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल वाली बनी थी, उन्होंने भी ऐसी बातें की थी, देश में ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, फिर खुद खराब हो गए, तो वैसे सीजेपी बन गई। यह सब एक प्रकार की संशयग्रस्त मानसिकता को उजागर करता है। संशयग्रस्त मतलब डाउटफुल। संशयग्रस्त मतलब क्या होता है? डाउटफुल। तो आज के बाद जब भी डाउटफुल लिखना हो तब उसकी जगह क्या लिख देना आपने? इस घबराहट के पीछे कई कारण है। अव्वल तो यह है, वर्ड है अव्वल, मतलब फर्स्ट, पहला कारण तो यह है, अव्वल तो यही है कि यह काफी हद तक नैरेटिव को कंट्रोल करने का दौर है। इस दौर का राजकाज 24 घंटे चलने वाले किसी विज्ञापन अभियान जैसा प्रतीत होता है। उपलब्धियों का प्रचार करो, विफलताओं को दबा दो, नारे बदलो और आगे बढ़ जाओ। अपनी अच्छी बातें बताओ, बुरी बातों को दबा दो, नारे बदलो और आगे बढ़ जाओ। करोड़ों नौकरियां जिनका वादा किया गया था नहीं मिली, किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई, पेपर लीक लगातार जारी है, लेकिन नैरेटिव प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि आम धारणा प्रदर्शन पर भारी पड़े। ऐसे में चीज परेशान करने वाली लग सकती है कि इंटरनेट के कॉकरोच किसी लिखी हुई पटकथा का पालन करने से इनकार कर रहे हैं। अब तक सरकारें जैसा कर रही थी सब युवा मान रहे थे, लेकिन अब युवा मान नहीं रहे। युवा क्या बन चुके हैं? दूसरा कारण, युवाओं का आक्रोश चुनावी दृष्टि से महत्व रखता है। ऊंची जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों और उग्र राष्ट्रवाद के शोर के पीछे एक ऐसी पीढ़ी मौजूद है जो गहरी असुरक्षा से जूझ रही है। युवा जो है उनके पास नौकरियां नहीं है तो उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। लाखों शिक्षित युवा रोजगार के घटते अवसरों, परीक्षाओं के बढ़ते दबाव और ऐसी अर्थव्यवस्था का सामना कर रहे हैं जहां स्थायी नौकरी पाना बहुत दूर की कौड़ी होता जा रहा है। नौकरियां नहीं है, बहुतों के लिए निराशा चिर स्थायी हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? क्या मतलब है? परमानेंट। चिर मतलब परमानेंट ही हो गई भाई साहब ये बेरोजगारी। अब उन्हें लगता है कि राजनेता उन्हें केवल चुनावों के समय देखते हैं और केवल तभी सुनते हैं जब वो विरोध करते हैं। यह आक्रोश केवल वैचारिक ही नहीं, कई मामलों में व्यक्तिगत है। यह हालिया चुनाव में भी स्पष्ट दिखाई दिया, विशेषकर तमिलनाडु में, जहां विजय की लोकप्रियता ने पारंपरिक राजनीति से तंग आ चुके युवा मतदाताओं को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया। एक नई पार्टी बनी और युवाओं को लगा गया पुरानी वाली पार्टियां कोई ढंग का काम नहीं करी, कल चुनाव में आगे कहती है ये देंगे ये देंगे, देते कुछ भी। इसलिए इस बार बदल दिया जाए, सिस्टम बदल दिया जाए, नई सरकार लाएंगे हम। पूरे भारत में युवा मतदाता पुराने उन जड़ राजनीतिक विचारों को लगातार अस्वीकार कर रहे हैं। वे ताजगी, प्रामाणिकता और भावनात्मक जुड़ाव की तलाश में। मीम संस्कृति उनकी प्रतिरोध की भाषा बन चुकी है। हर बात में क्या बना देते हैं? जनजी का एक ही काम है कि जनजी हर बात का क्या बना देता है। और याद रहे कि व्यंग्य हमेशा राजनीतिक हथियार साबित होता है। व्यंग्य समझ गए? टोंट, सटायर, कटाक्ष। अधिनायकवादी व्यवस्थाएं, क्या मतलब होता है अधिनायकवादी का? अधिनायकवादी व्यवस्था, अधिनायक मतलब क्या होता है? हिटलर, हिटलर का नाम सुना? क्या था हिटलर? डिक्टेटर। क्या था? तो जो डिक्टेटरशिप व्यवस्था होती है, मैं ही हूं अमरिंदर बाहुबली, मेरा वचन ये, मेरा शासन।
वह व्यवस्था कैसी होती है? डिक्टेटरशिप, अधिनायकवादी, या हिंदी में अच्छा शब्द बोले तानाशाही, है ना, तानाशाही। अधिनायकवादी व्यवस्थाएं हास्य व्यंग के सामने खुद को आश्चर्यजनक रूप से असुरक्षित पाती है। ऐसा लेखक का कहना है कि कॉकरोच पार्टी इसलिए बन रही है कि युवा बहुत ही परेशान है। पर मुझे लगता है भारत में कॉकरोच पार्टी इसलिए बन रही है कि युवा फ्री है। युवा ने कहा लो साहब मैं बना देता हूं, कौन सी पार्टी? कॉकरोच जनता पार्टी। मान लो अभी कोई आके आपको कह दे कि कल आप सब कॉकरोच जनता पार्टी मेंबर बने कि नहीं बने? नहीं, नाम तो सुन लिया। कल कोई कह दे कि कॉकरोच जनता पार्टी की जयपुर में रैली है, तुम्हें क्या लगता है कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? हैं? वो जाएंगे? तुम्हें लगता है कितने लोग चले जाएंगे? तो 100 भी नहीं जाएंगे? क्या बात करते हैं यार, 100 तो चले ही जाएंगे यार। हैं? हैं? 1000? 1000 चले जाएंगे? 1000 तो है कॉकरोच। ले पड़ा है। सबसे अधिक हल्ला फुटबॉल वाले मचाते हैं। दुनिया का सबसे पसंदीदा गेम कौन सा है? फुटबॉल। कौन सा है? दुनिया के सबसे अधिक देशों में खेला जाने वाला गेम? क्रिकेट तो बापड़ा 10 देशों में खेलते हैं, वो देश जो अंग्रेजों के गुलाम थे। क्रिकेट केवल उन देशों में खेला जाता है जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जिसमें 3 तो अपने ही हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। एक था भारत, एक हो गया उसका पाकिस्तान, और एक क्या हो गया? अपने देखा देखी सीख गया अफगानिस्तान। तो 4 तो अपने ही हो गए। एक श्रीलंका में अंग्रेजों का रास्ता, तो कौन सा गया? श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अंग्रेजों का रास्ता तो हो गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। दक्षिण अफ्रीका में रास्ता तो हो गया दक्षिण अफ्रीका, और जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज में रास्ता तो कौन सा हो गया? वेस्ट इंडीज। खत्म। और कौन खेल रहा है? इंग्लैंड खुद। साउथ अफ्रीका बोल के ना मैं, रास्ता उन पे। केवल वे देश खेलते हैं जहां अंग्रेजों का राज था, वो क्या खेलते हैं? जहां अंग्रेजों का राज था वो क्रिकेट खेलते हैं। जहां अंग्रेजों का राज था वो अंग्रेजी बोलते हैं। जहां जहां अंग्रेजों का राज था वो राइट हैंड साइड में ड्राइविंग करते हैं। बाकी पूरी दुनिया में ड्राइवर लेफ्ट में बैठता है। अपने भारत वाले किस में बैठते हैं? राइट। इंग्लैंड वाले खुद कहां बैठते हैं? राइट। बाकी पूरी दुनिया में जहां अंग्रेज नहीं थे वहां कहां बैठते हैं? ड्राइवर लेफ्ट हैंड साइड में बैठता है। अपने कहां बैठते हैं? ये अपने को अंग्रेज सिखा के गए अंग्रेजी बोलना। अंग्रेजी केवल उन देशों को आती है जहां अंग्रेजों का राज था, बाकी किसी को नहीं आती। आप फ्रांस चले जाओ वहां को अंग्रेजी बोलने वाला नहीं मिलेगा। आप रूस चले जाओ वहां को अंग्रेजी बोलने वाला नहीं मिलेगा। आप जर्मनी चले जाओ वो लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। आप इटली चले जाओ वो लोग अंग्रेजी भाषा है उनकी भाषा फ्रेंच, उनकी भाषा जर्मन, उनकी भाषा रशियन, उनकी भाषा इटालियन, उनकी भाषा पुर्तगाली, उनकी भाषा स्पेनिश। अपने अपने देश की भाषा है। ये अपने भारत वालों ने कहा कि जिसको अंग्रेजी आती है वो ज्ञानी है। अपने अंग्रेजी भाषा नहीं है, अपने अंग्रेजी नॉलेज का स्टैंडर्ड है। अंग्रेजी आती है इसका मतलब नॉलेज है। अंग्रेजी नहीं आती कि छी गरीब आदमी तेरे को क्या नहीं आ रही? अंग्रेजी नहीं आ रही है। इनका नाम तो सब जानते हो। अच्छा, और किसी को जब हम सुन रहे थे वैभव सूर्यवंशी करे बहुत तगड़ा खेल रहा है, मारता है, भयंकर मारता है, 15 साल का बच्चा कैसे मार सकता है, ये सब है। और सचिन का देखिए, सचिन का स्टेटमेंट है बल्लेबाजी में उनकी यह आक्रामकता मतलब अग्रेसिवनेस मजबूत तकनीक और फुटवर्क से आती है। उन्होंने लिखा है कि भाई ये जो अग्रेसिवनेस है किस वजह से आती है? फुटवर्क। क्रिकेट पूरा पैरों का खेल है, आपके पैर कितने चलते हैं, नहीं कि हाथ। वे गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी परख लेते हैं, कौन सी लेंथ पर गेंद आएगी उसके अनुसार आपको अपने पैर आगे पीछे करने पड़ेंगे। यदि बॉल आगे टपा खा रही है थोड़ा आगे जाइए, बॉल पीछे टपा खा रही है थोड़ा पीछे आइए, और उसके अनुसार शॉट खेलने की पोजीशन में आते हैं। उनकी इसी खासियत की वजह से लगता है मानो उन्हें पहले से पता है कि बॉलर गेंद कहां डालेगा। उसके बाद उनका शानदार बैट स्विंग, कितना पीछे से बैट आता है, कितना तेज घुमाते हो आप, जो गेंद को आसानी से बाउंड्री के पार पहुंचा देता है। वैभव के बल्ले का स्विंग शानदार है, बट वे बड़े ही खूबसूरती से, अब देखो इसने कितनी जोरदार, सचिन ने कितनी जोर, वे बड़े ही खूबसूरती से अपने आगे के पैर को हटाकर अपने पैरों की और आने वाली गेंदों के लिए जगह बनाते हैं। यही आजादी उन्हें इस तरह से खेलने की अनुमति देती है जैसा वो फिलहाल खेल रहे हैं। मतलब नॉर्मली क्या होगा, आगे की पैर की तरफ बॉल आएगी, यदि आपका पैर नहीं हटेगा तो बॉल पैर पे लगने के चांस है। बॉल पैर पे लगेगी इसका एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू हो गई, या यॉर्कर हो गई बॉल तो आपके स्टंप उठ जाएंगे। लेकिन वो उस पैर को जल्दी हटा लेता है, जल्दी हटा लेता है तो बैट वहां पर आता है आराम से, वहां पर भी लगता है, तो बॉलर के पास ले दे के वही जगह बचती है। जब बॉलर को लगता है यहां पर मैं एलबीडब्ल्यू कर दूं, यहां मैं बोल्ड कर दूं, वहां पे अगला शॉट मार देता है। फिर बॉलर बेचारा विकेट के इधर उधर डालता है, तो उधर तो वैसे नहीं मान रहा। यही तो होता है भाई, बॉलर क्या करेगा कि मैं इसके पैर पे मार दूं या विकेट में मार दूं तो आउट हो जाए, उन बॉलों को पैर को पीछे अटैक खेल लेता है। तो जो महान खिलाड़ी है वो टेक्निक देख रहा है, यार क्या कारण है कि इतने जोरदार शॉट मार रहा है बाकी क्यों नहीं मारे। ये देखो पैर वाला, देखो इसके कि पैर कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है। आज मैच है क्या वापस? तो क्या आप किसके फेवर में हो?
अच्छा मुझे बताओ, राजस्थान के फेवर में क्यों हो? इसलिए कि उसका नाम राजस्थान है या वैभव सूर्यवंशी है? उसका नाम राजस्थान रॉयल्स है इसलिए उसके साथ हो, या आपका फेवरेट आजकल वैभव सूर्यवंशी इसलिए हो? कितने लोग इसलिए हो कि उसका नाम राजस्थान रॉयल्स है तो हमें राज्य वाली फीलिंग आती है? वेरी गुड। कितने लोग इसलिए हो कि नहीं सर वैभव सूर्यवंशी अच्छा खेल रहा है इसलिए? हाँ, अलग अलग प्रकार के लोग हैं भाई साहब। नहीं नहीं सही है, यदि आपको लगता है कि इस वजह से है तो वो भी तो होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी पे आर्टिकल आया, आपको पढ़ा आपने? है, सुनाऊंगा पढ़ के आपको। आपका फेवरेट पार्टी है, राजदीप सरदेसाई का आर्टिकल है। किसका आर्टिकल है? आप देखो, राजदीप सरदेसाई अपने बहुत बड़े पत्रकार हैं। राजदीप सरदेसाई की पत्नी, उनका नाम है सागरिका घोष। क्या नाम है? वो अपने राज्यसभा की मेंबर है। किसकी मेंबर है? राजदीप सरदेसाई के पिताजी थे दिलीप सरदेसाई। क्या नाम था? वो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। राजदीप सरदेसाई पत्रकार है, उनका आर्टिकल है। उनके पिताजी जो थे दिलीप सरदेसाई, वो क्या थे? तो मैं एक दिन राजदीप सरदेसाई को सुन रहा था, क्रिकेट पे अच्छा बोलते हैं राजदीप सरदेसाई, खुद क्रिकेट के प्लेयर रहे। तो लिखते हैं कि मेरे पिताजी जब इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते थे तब एक बार इंडियन क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज खेलने के लिए गई। कहां गई? और उन दिनों वेस्ट इंडीज माइटी वेस्ट इंडीज थी जो किसी से भी हारती नहीं थी। पर इंडिया वाले जोरदार खेले। कितने टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? 5। कितने दिन का था? 5। और इंडिया 4 दिन में जीत गई। 4 दिन में वेस्ट इंडीज को हरा दिया, उस वेस्ट इंडीज को जिसे लोग घबराते थे। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी? आज यदि ऐसा हो तो खिलाड़ियों को इनाम मिले। यार वेस्ट इंडीज को हरा गए, कितने दिन में हरा गए? 4 दिन। उस टाइम पता है आपको क्या हुआ? खिलाड़ी को मैच कितने दिन का होता है? 5। तो तनख्वाह कितने दिन की मिलती है? 5 दिन की। उस दिन उस टाइम 4 की मिली, एक दिन तो खेले ही नहीं। क्यों जीते 4 दिन में? किसने कहा था पूरे 5 दिन खेलने चाहिए? इसका मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड तब गरीब था। इंडियन क्रिकेट बोर्ड तब क्या था? आप 83 मूवी देखो, रणवीर सिंह वाले 83 मूवी। कपिल देव और कपड़े धुलवाते नहीं है, खुद ही धोते हैं। अब ड्रेस खराब हो गई, कपड़े धुलवाने के लिए लॉन्ड्री में देंगे तो वहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं, तो खुद ही धो लो बैठ के। तो ये हालात हुआ करती थी। एक अब क्या पैसे पैसे करती है इंडियन क्रिकेट टीम में, क्या पैसे आए हैं भाई साहब? तो मैं राजदीप सरदेसाई का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। छावनियां, चारों छावनी में घेर के बैठ के महाराणा प्रताप को, इनकी हालत वाकई खराब कर दी। इन बिटवीन दशहरे का त्योहार आया। किसका त्योहार आया? दशहरा जानते हो सब? दशहरे पे हथियारों की पूजा होती, अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है। राम जी ने रावण को मारा था, तो राम जी ने रावण को युद्ध में मारा। युद्ध में क्या होते हैं? हथियार होते हैं, हथियारों की पूजा। अपने यहाँ पे राजाओं के टाइम में एक रिवाज था कि जब हथियारों की पूजा की जाए उसके बाद हथियार चलाए जाए, पूजा करके अंदर नहीं रखे जाए। तलवार म्यान से बाहर निकली, अंदर तभी जाए जब उसमें खून लगे। बिना खून लगे जानी। अभी भी गांव के अंदर जब तलवार की पूजा की जाती है तो उसको वापस अंदर तभी रखते हैं जिसमें खून लगाए। अब तो किसका खून लगाए? पहले दुश्मन का गला काट देते, अब तो गला काट दो तो पुलिस वाले उठा के ले जाए। आजकल तो अंगूठा लेके, खुद के अंगूठे का खून निकाल के उस पर तलवार पे वार चला के वो लगा देते हैं। वरना बकरे का झटका तो ही जाता है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। पर खून लगा के छोड़ते हैं, यूं तलवार को छोड़ते नहीं। प्रताप ने अस्त्र शस्त्रों की पूजा की, अब कहा लो भाई साहब दुश्मन का खून लगाया जाए तलवारों के, कहां हमला करें? यार 4 रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं मुगलों ने, और यहां से अपने कोई भी सप्लाई आने देते। एक किसी रास्ते पे हमला करके उड़ा देते हैं मुगलों की छावनी, और वहां से कम सामान तो मंगवाए, वरना अंदर भूखे मरेंगे। ये ठीक है। कहां हमला करें? किसी मंत्री ने कहा साहब देवल पर कर दो, डूंगरपुर वाला रास्ता यदि खुल गया ना सामान मंगवा लेंगे। किसी ने कहा देसूरी ठीक है, पाली से अपना सामान ज्यादा आता है थोड़ा। किसी ने कहा देबारी, उदयपुर तो राजधानी है उधर से आएगा, ठीक है। सबने इन 3 का कहा, कोई भी दिवेर का कहे नहीं रहा, क्योंकि दिवेर में खुद सुल्तान खान बैठा था, और दिवेर में मुगलों ने सबसे अधिक फौज लगा रखी अपनी। कारण कि दिवेर जो है ना, दिवेर कहां पर था? राजसमंद। और ये जो रास्ता है अजमेर की तरफ से आ रहा था। कहां से आ रहा था? और मैंने कहा था कि मुगलों का खुद का कब्जा कहां था? अजमेर। इसलिए मुगलों की खुद की सप्लाई कहां से आती थी? अजमेर से। और मैंने बताया था मेवाड़ वाले अपनी सेना लगा के सप्लाई को क्या कर लिया करते? लूट लिया करते। तो सुल्तान खान खुद बैठ गया, तो उसने कहा ताकि यहाँ की सप्लाई आराम से आएगी, अपनी सप्लाई में कोई भी रोक टोक होगी नहीं, कोई भी ब्लॉक होगा नहीं, और प्रताप की इधर से आती है वो रोक देंगे। तो
दोनों काम हो गए, मुगलों की सप्लाई रुक नहीं रही और प्रताप की सप्लाई आ नहीं रही। तो प्रताप ने कहा दिवेर पर हमला करें, तो सबने कहा नासा, दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है, दिवेर में मुगलों की सेना ज्यादा है, दिवेर में रिस्क है, दिवेर में पार पड़ेगी। महाराणा प्रताप ने कहा रिस्क है तो जब हमें अंदर बैठ के लगता है कि दिवेर पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि दिवेर में मुगलों की फौज ज्यादा है, तो सुल्तान खान को भी बाहर बैठे बैठे यही लगता होगा कि मेवाड़ वाले हमला करेंगे तो दिवेर पर हमला करेंगे, वो हमला करेंगे तो देवल पे करेंगे, देसूरी पे करेंगे या देबारी पे। ओवर कॉन्फिडेंस। वो भी तो इस कॉन्फिडेंस में हो गया कि दिवेर पर तो हमला होगा, इसलिए दिवेर पे ही किया जाए। तो दशहरे के दिन कहां पर हमला किया गया? मुगलों की पूरी फौज काट दी, सब मार दिए थे, भागने नहीं दिया था किसी को। प्रताप बोला बेटा अमर सिंह जो है वो सुल्तान खान के भाला मारता है तो आर पार निकाल देता है। सुल्तान खान बड़ा डाकी टाइप का आदमी था। सुल्तान खान के भाला लगा, सुल्तान खान नीचे जाके गिरा है। कहते जब युद्ध खत्म हो गया, मुगलों की फौज या तो मार दी गई या मुगलों की फौज को थोड़े बहुत जो भाग गए, तो घायलों को उठा उठा के ला रहे थे। अपने यहाँ रिवाज था कि सब घायल उठाए जाएं, भले अपना हो भले दुश्मन का हो। दुश्मन का तो भी घायल घायल उसका इलाज किया जाए। सुल्तान खान घायलों में पड़ा था। किसी सैनिक ने आगे महाराणा प्रताप को कहा कि सुल्तान खान घायलों में पड़ा, मरने वाला ही है, सांस अब निकले अब निकले। महाराणा प्रताप सुल्तान खान से मिलने गए, बड़ा सेनापति है, मिलने चलते हैं। सुल्तान खान को पानी पिलाया, मरते आदमी को पानी तो पिलाया जाए, गंगा जल दिया। आपने गंगा जल देते हैं मरते आदमी, गंगा जल दिया उसको, तो थोड़ी सी आंखें खुली उसकी। देखा सामने महाराणा प्रताप खड़े हैं, तो उसने महाराणा प्रताप ने पूछा सुल्तान खान को अंतिम इच्छा हो तो बताओ तुम्हारी, मरते आदमी की तो अंतिम इच्छा भी पूरी की जाए। उसने कहा यार जिसने मेरे भाला मारा था उसको देखना चाहता हूं मैं। सुल्तान खान एक बार तो कोई सामने आता है तो मेरे को देख कर डर जाता, आंखें इतनी मोटी मोटी है मेरी, और मेरे भाला मारा सुल्तान खान के पास, आर पार निकल गया मेरे भाला। महाराणा प्रताप को लगा कि यार मरने वाला ही है बेचारा अभी अभी। और अमर सिंह उधर कैंप में बैठा है, उसको बुलाएंगे तब तक तो मर ही जाएगा। तो पास में कोई दूसरा फौजी खड़ा था, उसका हाथ पकड़ का ये है इसने भाला मारा था। सुल्तान खान मरता मरता भी हंसता है कि इसको तो मैं अभी भी मार सकता हूँ। मेरे भाला मारा वो आदमी अलग था ऐसा। मैंने देखा था उस लड़के की आंखों में जो गुस्सा था मेरे को मारते समय। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बुलाया और कहा मेरे वाला ही है। सुल्तान खान ने कहा यार बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो तुम। सुल्तान खान की अब सांसें एकदम ही बंद सी होने लग गई, पर वो पूरी बंद नहीं हो रही सांसें, थोड़े थोड़े दिल यूं धड़के, तड़फरा बेचारा। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा कि भाला खींच दे बाहर, तो जब तक खून पूरा नहीं निकलेगा तब तक ये मरेगा नहीं। और खून इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि इसके बीच में क्या फंस गया, भाला। तो पूरा एक साथ जब खींचेगा तो खून फवारा निकलेगा, मर जाएगा, हाथों हाथ मर जाएगा। अब वो इतना मोटा आदमी था और भाला इतना फंस गया कि अमर सिंह से भाला निकला नहीं, लग तो गया अंदर। फिर अमर सिंह उसकी दोनों टांगों पे खड़ा होता है, दोनों हाथों से भाला खींचता है, खून का फवारा निकलता है, सुल्तान खान मर जाता है। दिवेर गजब युद्ध है। हल्दी घाटी के ठीक 6 साल बाद दिवेर में मुगलों की पूरी फौज काट दी गई थी। दिवेर अमर सिंह की बहादुरी का युद्ध है कि अमर सिंह ने बहुत यंग अवस्था में मुगलों के सेनापति को मार दिया था। कौन से सेनापति को? इसलिए बाद में और किसी सेनापति ने आने की हिम्मत ही, थोड़ी बहुत हिम्मत करता है जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा आता है, प्रताप हराता है जगन्नाथ कछवाहा को और मालपुरा पे कब्जा कर लेते हैं। तो आमेर वालों के समझ में आ गई कि प्रताप से लड़ने जाने की आवश्यकता अभी, देखो